हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आजकल डी फार्म एग्जिट एग्जाम के लिए एमसीक्यू सीरीज तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम जो एमसीक्यू लेकर आए हैं वो रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। Pharmaceutical chemistry is one of the most important subject of your syllabus, and most of the MCQs will be coming in the pharmaceutical chemistry subject. So we have prepared approximately 25 most important MCQ which will help in your exit exam. तो शुरू करते हैं। जो आज आपका पहला MCQ है वो आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और आपकी फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड ये एमसीक्यूज हैं जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो है व्हाट इज इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज। तो आप जब पढ़ेंगे कि व्हाट इज इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस तो आपको पता होगा कि इम्प्यूरिटी क्या होती है। तो इस तरह से आपकी स्क्रीन पर आपको चार ऑप्शंस दे सकते हैं। जैसे कि पहला एपीआई, क्या एपीआई इम्प्यूरिटी हो सकती है। दूसरा एक्सिपिएंट्स, क्या एक्सिपिएंट्स को आप इम्प्यूरिटी कह सकते हैं। तीसरा सब्सटेंस अदर देन एपीआई एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो एक आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, सब्सटेंस अदर देन एपीआई, क्योंकि एपीआई को आप इम्प्यूरिटी नहीं कह सकते हैं। एपीआई, व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये तो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ही हो गया, तो इसको आप इम्प्यूरिटी कह ही नहीं सकते। एक्सिपिएंट्स, तो व्हाट आर द एक्सिपिएंट्स? एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? जो कि सपोर्ट करते हैं आपको आपके एपीआई को आपके डोजेस फॉर्म में फॉर्मुलेट करने के लिए। तो एक्सिपिएंट्स भी नहीं हो सकता है आपका इम्प्यूरिटी। तो अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा है? ऑप्शन सी, एंड दैट इज सब्सटेंस अदर देन एपीआई। सो द राइट आंसर इज सी, सब्सटेंस अदर देन एपीआई। आप लोग इसको याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी। अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि इम्प्यूरिटी क्या होती है। सेकेंड ऑप्शन आपका जो है वो पूछ रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी। मेन सोर्स क्या हो सकता है इम्प्यूरिटी के लिए? इम्प्यूरिटी कहाँ से आ सकती है आपके ड्रग में, आपके एपीआई में? तो पहला ऑप्शन आपका है रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल से इम्प्यूरिटी आ सकती है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट, क्या इंस्ट्रूमेंट से इम्प्यूरिटी आ सकती है। थर्ड है एपीआई, क्या एपीआई में कहीं से इम्प्यूरिटी आ सकती है। तो अगर आप ध्यान से इन एमसीक्यूज को देखेंगे तो आप यू विल फाइंड दैट ऑल आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी, मीन्स इनमें कहीं से भी इम्प्यूरिटी आ सकती है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबोव, मीन्स रॉ मटेरियल में भी इम्प्यूरिटी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से इम्प्यूरिटी आ सकती है, और आपके एपीआई में भी इम्प्यूरिटी आ सकती है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका फोर्थ। इसे भी आपको याद रखना है आपके एग्जिट एग्जाम के लिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्यूरेसी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है एक्यूरेसी इज, कि एक्यूरेसी क्या होती है। तो इसमें आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। एक्यूरेसी, ये जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आप देखेंगे पिछले क्वेश्चंस या कहीं पर भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन से बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं। तो इसलिए आइए समझते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है। तो पहले तो यहाँ पर आपके लिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं। First is closeness of measured value to the standard value. Second one is accurate value. Third one is repeatable value. And fourth option is reproducible value. तो पहले तो आपको ध्यान से ऑप्शन पढ़ने फिर सोचना है कि what is accuracy. तो accuracy is something related to the accurate. तो when you can call this something that is accurate. तो आप अगर देखेंगे तो accurate आप वर्ड वहां पर यूज करते हैं जहां पर आपको क्लोजनेस दिखाई देती है आपके स्टैंडर्ड से। तो क्लोजनेस ऑफ स्टैंडर्ड, ये वर्ड आप अगर याद रखेंगे तो आपको ऑप्शन फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है और चारों में क्लोजनेस टू स्टैंडर्ड जो आपको दिख रहा है वो किसमें है? पहले में। इसका मतलब क्या है? क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड वन। इसका मतलब आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू से जो सबसे क्लोज वैल्यू होगी उसी को आप बोलेंगे दैट इज एक्यूरेसी, एंड दैट वैल्यू इज एक्यूरेट वैल्यू। सो द राइट ऑप्शन इज closeness of measured value to the standard value, and right option will be the first option. Now let's move to the next one.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज प्रिसीजन या फिर प्रिसीजन इज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन are the two most important topics of your first unit in pharmaceutical chemistry. If you look at your syllabus of pharmaceutical chemistry, so you will find that there are two most important topics which are mentioned in your syllabus. First one is accuracy and second one is precision. So you have studied about the accuracy, and I hope that you will not find any difficulty to decide the right option for accuracy. And like that we will discuss about the precision. मीन्स हम सेम जैसे कि अभी एक्यूरेसी को हम लोगों ने देखा, उसी तरह हमें प्रिसीजन भी देखना है कि प्रिसीजन क्या होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच का डिफरेंस भी पूछा जाता है ऑप्शंस में, तो इसलिए आपको क्लियर रहना है इन ऑप्शंस को लेकर। तो एक्यूरेसी तो आपको समझ में आ गई थी पिछले ऑप्शन में कि क्लोजनेस वैल्यू होती है किससे, स्टैंडर्ड से। अब प्रिसीजन की बात अगर करें तो इसमें क्या होता है, प्रिसीजन में क्लोजनेस वर्ड आएगा, लेकिन इसमें क्लोजनेस हम स्टैंडर्ड से नहीं देखते हैं, इसमें हम क्लोजनेस देखते हैं ओवरऑल मेजर्ड वैल्यूज के एवरेज से। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें पहले ऑप्शन में मेंशन है क्लोजनेस वैल्यू टू द स्टैंडर्ड वन, नहीं ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा किसमें, एक्यूरेसी में। तो क्लोजनेस वैल्यू टू द स्टैंडर्ड वन हो गया आपका एक्यूरेसी। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दिया है क्लोजनेस वैल्यू टू द एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि प्रिसीजन में क्या होता है, हम क्लोजनेस देखते हैं लेकिन किसकी, अपनी वैल्यू की एवरेज से देखते हैं, जितनी भी हमने एवरेज वैल्यूज निकाली है उनसे क्लोजनेस देखते हैं अपनी वैल्यू की, दैट इज प्रिसीजन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो थर्ड क्या है ऑप्शन यहाँ पे, रिपीटेबल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ये सारी वैल्यूज के ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये इनकरेक्ट हैं। राइट ऑप्शन इज क्लोजनेस वैल्यू टू द एवरेज ऑफ द ऑल मेजर्ड वैल्यू एंड दैट इज बी ऑप्शन। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये भी आपको याद रखना है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया टाइप ऑफ प्रिसीजन। अभी आपने एक्यूरेसी पढ़ लिया, प्रिसीजन का एमसीक्यू पढ़ लिया, अब आपको देखना है कि टाइप ऑफ प्रिसीजन क्या होता है, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछता है कि टाइप ऑफ प्रिसीजन आपको दे दिए गए हैं बहुत सारे, और उसमें से पूछे गए कि विच वन इज द टाइप ऑफ प्रिसीजन और विच इज रिलेटेड टू दी प्रिसीजन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको अगर पता होगा कि प्रिसीजन कितने टाइप्स की होती है या इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, तो आपको ऑप्शन फाइंड करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर रिपीटेबिलिटी। क्या रिपीटेबिलिटी टाइप होती है प्रिसीजन की? सेकेंड है इंटरमीडिएट। क्या इंटरमीडिएट प्रिसीजन होता है टाइप? फिर थर्ड वन है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। क्या रिप्रोड्यूसिबिलिटी आती है प्रिसीजन में? यस। अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रिसीजन जो है आपकी वो प्रिसीजन इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज रिपीटेबिलिटी, सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड वन इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज these all options which are mentioned here are types of precision. So you have to find the right option and right option is all of the above. Now move to the next. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इम्प्यूरिटीज। तो अभी आपने इम्प्यूरिटी के बारे में पढ़ा जिसमें कि आपने देखा था कि इम्प्यूरिटी के सोर्सेस क्या क्या होंगे। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट होगा या कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इम्प्यूरिटी से रिलेटेड नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दे कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्या इम्प्यूरिटी प्रोडक्ट के अपीयरेंस को चेंज कर सकती है? तो इसका आंसर होगा यस, ऑफ कोर्स दे कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड ऑप्शन है दे आर ऑलवेज टॉक्सिक। क्या इम्प्यूरिटीज जो आपकी हैं वो हमेशा टॉक्सिक होती हैं? ये आपको सोचना है। थर्ड वन इज दे आर ऑलवेज बेनिफिशियल। क्या यह हमेशा बेनिफिशियल होते हैं? अगर बेनिफिशियल होते हैं तो हर फॉर्मुलेशन में इम्प्यूरिटी ऐड करने की जरूरत होती, तब तो हम इम्प्यूरिटी को ऐड कर देते उसमें कि ये तो बेनिफिशियल ही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एंड लास्ट ऑप्शन इज द काउजेज, दे काउजेज इनस्टेबिलिटी। तो क्या इनस्टेबिलिटी काउज करती है इम्प्यूरिटी? तो आइए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो होगा वो होगा दे आर ऑलवेज टॉक्सिक। दिस ऑप्शन इज करेक्ट इन रेफरेंस टू द रॉन्ग अबाउट इम्प्यूरिटीज। यहां पर हम उस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं जो कि इम्प्यूरिटी के लिए रॉन्ग है या इम्प्यूरिटी के लिए
ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो ये वाला ऑप्शन है दे आर ऑलवेज टॉक्सिक, क्योंकि इम्प्योरिटी हमेशा टॉक्सिक नहीं होती है। क्योंकि इम्प्योरिटी के टाइप्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कई तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं। कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी भी होती हैं जिनका इनर्ट इफेक्ट होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता, ना वो बेनिफिशियल हो सकती है ना ही टॉक्सिक। तो यू कैन नॉट से दैट इम्प्योरिटीज आर ऑलवेज टॉक्सिक। और यहाँ पर मेंशन है कि दे आर ऑलवेज टॉक्सिक, तो आपको ऑप्शन फाइंड कर लेना इसमें देखकर कि दे आर ऑलवेज, दे नॉट ऑलवेज टॉक्सिक। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज हमेशा या ऑलवेज टॉक्सिक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। अगर सोर्सेस की बात की जाए कि इम्प्योरिटी कहाँ कहाँ से आ सकती है आपके प्रोडक्ट में, तो पहला ऑप्शन है रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल से इम्प्योरिटी आ सकती है? तो आप बोलेंगे यस। सेकेंड है मेथड्स एंड प्रोसेस। क्या मेथड्स और प्रोसेस के दौरान इम्प्योरिटी आ सकती है? ड्यूरिंग मेथड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट क्या इम्प्योरिटी आ सकती है? तो आप बोलेंगे यस, आ सकती है, ऑफ कोर्स। थर्ड है स्टोरेज। क्या स्टोरेज के ड्यूरेशन में इम्प्योरिटी आ सकती है? ड्यूरिंग स्टोरेज क्या इम्प्योरिटी आ सकती है? तो आप बोलेंगे यस, आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? अगर हम उसकी स्टोरेज कंडीशन सही नहीं देंगे तो ऑफ कोर्स इम्प्योरिटी आने के चांसेस हैं। लास्ट ऑप्शन है फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ सकती है? तो इसका आंसर होगा नहीं। और यही आपको इसमें फाइंड करना है कि विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है वो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी नहीं होता है। मीन फिनिश्ड प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका रेडी हो चुका है, उसकी पैकिंग हो चुकी है, और पैकिंग वाले प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी नहीं आ सकती है। तो ऑप्शन में आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। नॉट लगा है या रॉन्ग लगा है, तो इससे क्या हो जाता है, आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है जो उससे रिलेटेड नहीं है। बाकी ऑप्शंस तो उससे रिलेटेड होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा उसमें जो उससे रिलेटेड नहीं होगा, और वही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे लिमिट टेस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज, क्योंकि आपके सिलेबस में जब आप अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि एक टॉपिक होगा लिमिट टेस्ट। तो पहले तो आपको ये पढ़ना चाहिए कि लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, फिर उससे रिलेटेड ये कुछ हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं अपने चैनल पर। तो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकते हैं और इनको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जिट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ क्लोराइड आयन, या व्हाट इज द लिमिट ऑफ क्लोराइड आयन। इसका मतलब ये होगा, क्योंकि हम लिमिट टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका रिलेशन होगा लिमिट से। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की जब बात करेंगे तो इसमें किसकी लिमिट की बात की जाएगी? क्लोराइड आयंस की लिमिट की बात की जाएगी। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो लिमिट हम लोग मेजर करते हैं लिमिट टेस्ट में, वो हमेशा उसकी यूनिट जो होती है वो होती है पीपीएम। उसको हम मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मीन्स कि 1 मिलियन पार्ट्स में कितने पार्ट्स ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी अलाउड। तो यहाँ पर अगर क्लोराइड टेस्ट की बात की जाए तो इसका मतलब यह है कि कितने पार्ट्स क्लोराइड के अलाउ होंगे इसके लिमिट टेस्ट में। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। पहला ऑप्शन है 10 ppm। क्या 10 पार्ट्स पर मिलियन अलाउ होगा? ये वैल्यू क्या स्टैंडर्ड वैल्यू होगी क्लोराइड टेस्ट के लिए, क्लोराइड आयंस की। दूसरा ऑप्शन है 20 ppm। तीसरा ऑप्शन है 25 ppm एंड फोर्थ ऑप्शन इज 15 ppm। तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन क्लिक करना है, और राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट इज 25 ppm। तो क्लोराइड आयंस कितना लिमिट तक अलाउ रहता है? अगर आप लिमिट टेस्ट कर रहे हैं क्लोराइड का तो ये अलाउ रहता है 25 पार्ट्स पर मिलियन। अगर इस लिमिट तक क्लोराइड प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में तो आप बोलेंगे कि ये पास हो गया हमारा सैंपल, लिमिट टेस्ट इसका ये पास हो गया। अब कुछ लिमिट टेस्ट और मेंशन है आपके सिलेबस में, हम सबकी लिमिट्स के एमसीक्यू देखेंगे, सबकी लिमिट्स को सबसे पहले याद करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन क्वेश्चन है लिमिट टेस्ट से रिलेटेड वो है इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट व्हाट इज द लिमिट ऑफ सल्फेट। पहले में आपने देखा क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में क्लोराइड की क्या लिमिट होगी, सेकेंड ऑप्शन में आप देख रहे हैं
सल्फेट, अब यहाँ पर आप सल्फेट का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको सल्फेट की लिमिट देखनी है। तो इसके भी 4 ऑप्शंस आपके दिए हैं, 25 ppm, 20 ppm, 10 ppm और 15 ppm। तो सल्फेट के लिए होता है 10 ppm, क्योंकि सल्फेट जो होता है अगर इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई, क्लोराइड के आयन में तो आपने कह दिया कि 25 ppm तक अलाउ है, 25 ppm इसकी लिमिट है, लेकिन सल्फेट क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बॉडी के अंदर शो करने की वजह से ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है, इसलिए इसकी लिमिट कम रखी गई है। तो इसलिए सल्फेट की लिमिट होती है 10 ppm। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं आयरन के लिमिट टेस्ट की। तो व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ आयरन आयन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। अब आयरन की कितनी लिमिट होगी, इसके लिए भी 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो आयरन की लिमिट होती है 20 ppm। अभी आपने क्लोराइड का पहले ऑप्शन में देखा 25 था, उसके बाद आपने देखा सल्फेट का 10 था, अब आप आयरन का देख रहे हैं, आयरन का कितना है 20 ppm। मीन्स 20 ppm से अगर ज्यादा होगा तो आप बोलेंगे ये स्टैंडर्ड नहीं है आयरन के लिए। और नेक्स्ट है आपका आर्सेनिक। अगर आप आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं मान लीजिए, तो आर्सेनिक की लिमिट कितनी होगी आपके सैंपल में। तो आर्सेनिक की लिमिट के लिए जो रेंज दी गई है वो है 10 ppm। तो यहां से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि 10 ppm 2 लिमिट टेस्ट के लिए लिमिट रखी गई है, एक तो आर्सेनिक के लिए और दूसरा सल्फेट के लिए। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि सल्फेट और आर्सेनिक की लिमिट है 10 ppm और बाकी जो आपका बचा क्या, क्लोराइड उसकी हो गई 25 और आयरन उसकी 20 ppm। ये हो गए लिमिट्स की बातें, क्योंकि लिमिट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि आप कर ही रहे हैं लिमिट टेस्ट, तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि कितनी लिमिट होती है, कितनी लिमिट पे आप बोलेंगे कि हमारा सैंपल पास है या स्टैंडर्ड, और कितनी लिमिट पे आप बोलेंगे कि हमारा सैंपल फेल हो रहा है। तो इसको जो हमने बताया कि मेजर करने की यूनिट क्या है, ppm है, तो ppm में हम देखेंगे। नेक्स्ट भी लिमिट टेस्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लिमिट टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन अ। लिमिट टेस्ट को आप किस में परफॉर्म करेंगे, तो आप अगर लेबोरेटरी में लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए होंगे तो आप देखे होंगे उसके लिए आपने कुछ ट्यूब्स यूज की होंगी। तो वो ट्यूब्स कैसी होती हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एक तो मेजरिंग सिलेंडर भी आप यूज करते हैं लेबोरेटरी में बहुत सारे वर्क के लिए। टेस्ट ट्यूब्स हो गए, टेस्ट ट्यूब्स यूज करते हैं आप टेस्ट परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के। एक होता है नेस्लर सिलेंडर्स, क्या नेस्लर सिलेंडर्स आप यूज करते हैं लिमिट टेस्ट के लिए। और चौथा है आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो क्या आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में करते हैं लिमिट टेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेस्लर सिलेंडर। और नेस्लर सिलेंडर अगर आप देखेंगे तो इसके जो मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी होती है वो सेम टेस्ट ट्यूब की तरह ही होती है, लेकिन नेस्लर सिलेंडर की कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं कि इनको आप ज्यादा हीट तक अगर एनर्जी देंगे तब भी ये ब्रेक नहीं होंगे। और आप लिमिट टेस्ट जब परफॉर्म करेंगे तो देखेंगे मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू विल बी परफॉर्म्ड ऑन हीटिंग। So that's why you have to perform the limit test always in नेस्लर सिलेंडर। तो इसको आपको याद रखना है कि नेस्लर सिलेंडर हमेशा यूज किया जाता है लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिमिट टेस्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन ये रिलेटेड है एपरेटस से। और किस एपरेटस से, जो एपरेटस हम यूज करते हैं आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, वही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। द एपरेटस यूज्ड टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज। कौन सा एपरेटस आप यूज करते हैं आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाकर देखेंगे या कोई भी आप पिछले क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड हो, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता है केमिस्ट्री से रिलेटेड कि आप आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट किस एपरेटस में करते हैं। क्योंकि अभी आपने पीछे जो पढ़ा कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा एपरेटस यूजुअली यूज करते हैं लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, सल्फर का, क्लोराइड का या फिर आयरन का, इन सबके केस में आप यूज करते हैं नेस्लर सिलेंडर, अभी आपने पढ़ा। लेकिन आर्सेनिक की कुछ स्पेसिफिसिटी होती है जिसकी वजह से इसे नेस्लर सिलेंडर में न परफॉर्म करके इसके लिए एक स्पेसिफिक एपरेटस तैयार किया गया है। तो क्या नाम होगा उस एपरेटस का, क्या उस एपरेटस को आप सजेट एपरेटस बोलेंगे या फिर नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म करते हैं या फिर आर्सीन एपरेटस बोलेंगे या फिर गजेट एपरेटस बोलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी,
gazette operators. Always remember that arsenic test will always performed in gazette apparatus. क्यों? क्योंकि इसमें आर्सेन गैस निकलती है इस apparatus में, और वो आर्सेन गैस आप रिस्पॉन्सिबल होती है किसके? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ आर्सेन के लिए। तो अगर आप नेस्लर सिलेंडर या किसी और एपरेटस में यूज करेंगे तो उस आर्सेन गैस को कलेक्ट करने का कोई भी उसमें इंतजाम नहीं होता है, और आप उसकी क्वालिटी को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कलर के बेसिस पे ही आप डिसाइड करते हैं कि आर्सेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो कितना प्रेजेंट है। So for that reason you have to always perform arsenic test in gazette apparatus. तो आपको याद रखना है कि gazette apparatus यूज किया जाता है आर्सेनिक के टेस्ट के लिए। Now and this question is always related to the limit test and limit test of arsenic. क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक द येलो कलर इज ड्यू टू। अगर आप परफॉर्म किए होंगे या करेंगे आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट तो आप देखेंगे कि इसमें येलो कलर फॉर्म होता है आर्सेनिक के टेस्ट में। तो इसमें पूछ रहा है कि वो जो येलो कलर फॉर्म होगा वो किसकी वजह से होगा? क्या वो पोटेशियम क्लोराइड की वजह से होता है, या आर्सेनिक एसिड की वजह से होता है, या आर्सेन गैस की वजह से होता है, या आर्सेनियस एसिड की वजह से होता है? तो आपको ऑप्शन देखते ही कलेक्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर दिया था। मैंने बोला कि आर्सेनिक का जब लिमिट टेस्ट करते हैं तो इसमें एक आर्सेन गैस निकलती है, और उसी आर्सेन गैस का ही सारा खेल होता है। यही रिस्पॉन्सिबल होती है कलर डिटेक्शन के लिए, और इसी पे पूरा टेस्ट ही बेस्ड रहता है, और इसी के लिए वो स्पेशल एपरेटस डिजाइन किया गया है उसको कलेक्ट करने के लिए। तो आपको इसमें ऑप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही देखेंगे आर्सेन गैस तो आपको टिक कर देना है इसी पे कि आर्सेन गैस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। नाउ दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लिमिट टेस्ट, और इसमें पूछा गया कि इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स मीजर्स, क्या मीजर करते हैं हम? लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में हम क्या मीजर करते हैं? पहला है प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या सिल्वर नाइट्रेट का प्रेसिपिटेट बनता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में? दूसरा है कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्या सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम मेजर करते हैं? टर्बिडिटी ड्यू टू सिल्वर क्लोराइड, क्या हम टर्बिडिटी को मेजर करते हैं? किसकी वजह से? जो कि फॉर्म होती है सिल्वर क्लोराइड की वजह से। या फिर हम कलर मेजर करते हैं किसका? कलर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या सिल्वर नाइट्रेट से कोई कलर बनता है? तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, because in the limit test of chlorides we know that we have measured the turbidity formed due to the silver chloride. सिल्वर क्लोराइड जब रिएक्ट करता है आपके AgCl3, सिल्वर क्लोराइड को AgCl3 भी बोला जाता है। अगर ये ऑप्शन में लिखकर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसी को टिक करना है। तो इसकी वजह से जो टर्बिडिटी बनती है उसका कलर हम मेजर करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, और इसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि लिमिट कितनी होगी क्लोराइड की। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C, टर्बिडिटी ड्यू टू दी सिल्वर